सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम चैप्टर नंबर 7 प्रिंसिपल्स दैट गाइड प्रैक्टिस इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग प्रिंसिपल्स होता यह है कि जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के प्रोसेसेस में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला होता है कम्युनिकेशन और फाइनली हम डिप्लॉयमेंट पे जाते हैं जब हम पोर्टिंग या डिलीवरी करते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये इसलिए किया जा रहा है कि हम रिक्वायरमेंट गैदर करना चाहते हैं। ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, यानी जानकारियां, कौन सी सुविधाएं, कौन सी विशेषताएं आपको सॉफ्टवेयर में देनी है। इसे ही हम रिक्वायरमेंट मॉडलिंग के साथ जोड़ते हैं। तो रिक्वायरमेंट तो आ जाती है, रिक्वायरमेंट हम यहां से लिखते हैं और फिर यहां पर हमारे पास एक स्टेज होता है प्लानिंग का, फिर होता है मॉडलिंग का, फिर कंस्ट्रक्शन का, फिर डिप्लॉयमेंट का। तो ये मॉडलिंग, जब हम रिक्वायरमेंट की मॉडलिंग करते हैं तो हम इसे रिक्वायरमेंट मॉडलिंग कहने लगते हैं। जितनी भी रिक्वायरमेंट मॉडलिंग है उसके पीछे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके क्या सिद्धांत होने चाहिए, क्या चीजें आपको समझनी चाहिए जब आप रिक्वायरमेंट मॉडलिंग करेंगे, यानी कि यूजर की जरूरतों को, यूजर के यूजर स्टोरीज को, यूजर के यूज केसेस को आप बनाएंगे। तो उसके लिए पहली चीज है द इंफॉर्मेशन डोमेन ऑफ अ प्रॉब्लम मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एंड अंडरस्टूड। इसमें यह कहा गया है कि इंफॉर्मेशन डोमेन पहले है क्या। देखिए, इंफॉर्मेशन डोमेन का मतलब यहां पर है सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेटा। डेटा जो सिस्टम के अंदर आ रहा है या ये कहिए कि सॉफ्टवेयर के अंदर आ रहा है। तो मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो डेटा इनपुट कैसे आएगा, डेटा बाहर कैसे आ रहा है, कौन सा डेटा आ रहा है। जैसे इनपुट में आप क्या कह सकते हैं कि यूजर कौन सा डेटा देने वाला है, कौन सी इनपुट देगा इसमें, बाकी और सिस्टम क्या इस सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाकी अगर कोई डिवाइस इसके साथ कनेक्ट कर दिया आपने, वो क्या इसमें डेटा देंगे। अब डेटा जो आउटपुट जा रहा है वो कैसे हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर एक नेटवर्क इंटरफेस है, उसके थ्रू जा रहा है। मान लीजिए कोई ग्राफिक दिखाना चाह रहे हैं आप, और भी तरीके हो सकते हैं। और कई सारा ऐसा डेटा होता है जो यहाँ पर परमानेंटली आप इसके अंदर रख रहे हैं। हो सकता है कि लोकल डेटाबेस हो या फिर कहीं आप इसको किसी और जगह डेटाबेस में रखें। तो इसे हम इंफॉर्मेशन डोमेन कहते हैं। ये पता होना चाहिए हमें। द फंक्शंस दैट द सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स मस्ट बी डिफाइंड। अब मेन चीज ये है कि सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि वो काम करेगा, आपके यूजर को के काम को ऑटोमेट करता है ना। सॉफ्टवेयर का मतलब यही है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर आप क्यों बना रहे हैं, आप यूजर के प्रॉब्लम को ही तो सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व किस तरीके से कर रहे हैं, उसको कुछ फंक्शन देके, उसके कुछ कार्य को आसान करके। तो जो बेनिफिट करता है यूजर को वही तो यूजर रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे, यूजर कहता है मुझे ये चाहिए, आपने वो इंप्लीमेंट कर दिया। द बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स मस्ट बी रिप्रेजेंटेड। देखिए, सॉफ्टवेयर आपने बना तो दिया, लेकिन इसमें बहुत सारे ट्रिगर होंगे, बहुत सारे इवेंट होंगे, यानी कि बहुत सारे इस पे काम किए जाएंगे। जैसे मैंने यहां पर अभी आपको बताया था कि यूजर इनपुट करेगा, यूजर के बगैर इनपुट किए तो कोई काम होगा नहीं, है ना। और फिर उसके बाद कई ऐसे एक्सटर्नल सिस्टम होंगे जिसके साथ आप इसको कनेक्ट करेंगे। जैसे डेटा जा रहा है, नेटवर्क पे जा रहा है, नेटवर्क से आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये सबके साथ सॉफ्टवेयर कैसे चेंज करने वाला है। जैसे मान लीजिए आप कोई ऑडियो कॉल कर रहे हैं या वीडियो कॉल कर रहे हैं, तो क्या बैंडविड्थ ये यूज कर रहा है, कितनी बैंडविड्थ कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम बैंडविड्थ पे क्या काम करेगा, फॉर एग्जाम्पल। तो ये आपको पता होना चाहिए। The models that depict information function behavior must be partitioned in a manner that uncovers detail in a layered or hierarchical fashion. आप क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी जब भी एक कमिटी बनाते हैं, मतलब मान लीजिए एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 1000 लोग काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक आप फूड कमिटी बना देंगे, एक कमिटी होगी जो आपके कल्चरल कमिटी बना देंगे, एक होगी जो आपकी क्लीनिंग कमेटी होगी, एक होगी जो प्रोक्योरमेंट कमेटी होगी। ऐसे आप सब कमेटियां बनाते हैं ना, तो सबको अपना अपना काम मिल जाता है। यानी जो आप मॉडल रिक्वायरमेंट मॉडलिंग बना रहे हैं उसमें हर एक जो आप पार्ट बनाएंगे वो उसमें, और वो भी लेयर वाइज होगा। सबसे मतलब हो सकता है कि ये सबसे बड़ा फंक्शन हो इसका पूरे सॉफ्टवेयर का, फिर थोड़ा इसको हिज्जे कर दिए, थोड़े से और आपने डिवाइड कर दिए, फिर थोड़ी और डिवाइड कर दिए ऐसे छोटे छोटे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये हायरार्किकल फॉर्म जो मैंने आपको दिखाया है, ये डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। बहुत बड़ा आपके सामने जब सॉफ्टवेयर बनाना होगा, वेबसाइट बनाना होगा, वेब ऐप बनाना होगा,
तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। अब उसको इस तरीके से, इस ये कहें समझदारी से आप उसको डिवाइड करें कि हर एक जो पार्ट है, छोटा पार्ट, उसको आराम से आप कॉन्कर कर सके, जीत सके, उसको इंप्लीमेंट कर सके। इसे हम कहते हैं पार्टीशनिंग या फिर सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न क्या है। और किसी भी रिक्वायरमेंट मॉडलिंग की ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पूरे प्रॉब्लम को किस तरीके से हिज्जे में या पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द एनालिसिस टास्क शुड मूव फ्रॉम एसेंशियल इंफॉर्मेशन टुवर्ड इंप्लीमेंटेशन डिटेल। अब क्या होता है, जैसे ही हमारे सामने काम आता है हम सीधा इंप्लीमेंटेशन डिटेल पे चले जाते हैं। यार इसको कैसे फंक्शन बनाएंगे, इस फंक्शन में कौन सी, मतलब इसके लिए कौन सी क्लास बनानी पड़ेगी, क्लास में कौन से फंक्शन होंगे, कौन से वेरिएबल होंगे, कोई ग्लोबल होगा, कोई लोकल होगा, तमाम चीजें हम सोचने लगते हैं। लेकिन यहां पर कुछ और बात कही जा रही है। जो एनालिसिस मॉडल है वो तब शुरू होती है जब आप यूजर के पर्सपेक्टिव को देखते हैं, यानी कि यूजर क्या सोच रहा है या यूजर क्या करने वाला है, उस हिसाब से देखते हैं। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। वीडियो गेम है, यहां पर जो नायक है या नायिका है वो प्लेयर है, मतलब जो हीरो है इस गेम का, वो किसी भी डायरेक्शन में इस मेज का मतलब होता है भूल भुलैया, यहां पर वो मूवमेंट करना है उसको। अब ये मूवमेंट कैसे करेगा, कीबोर्ड से करेगा, माउस से करेगा। तो अब के यहां पर जो आ गया कि एक वीडियो गेम में एक प्रोटैगनिस्ट जो आपका हीरो है, उसको वो जैसे ही किसी डायरेक्शन में मूव करे आपके किसी एक्शन से, इसी को हम एसेंस कहेंगे। ये प्रॉब्लम का मेन मुद्दा है, एसेंस है, कोर है। यहां से बात शुरू होगी कि अब इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है। आपको समझ में आ गया ना कि पहले आप एसेंस निकालें, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन पे जाएं। ऐसा नहीं कि पहले ही इंप्लीमेंटेशन की सोचें। अब आपके पास इंप्लीमेंटेशन जब आप करेंगे, ये बेसिकली डिजाइन मॉडल का पार्ट होता है। यहां पर हम बताएंगे कि भाई वीडियो गेम में क्या वॉइस के थ्रू काम चल जाएगा, क्या कीबोर्ड के थ्रू काम चलेगा, क्या माउस चलाएंगे आप, या यूजर जॉयस्टिक से काम करने वाला है, या ऐसा भी हो सकता है कि मोशन सेंसिटिव डिवाइस आप लगा दें, या यूजर केवल हाथ हिला दे तो ये वो उस डायरेक्शन में चला जाए। तो ये इतनी सारी चीजें इसके इंप्लीमेंटेशन डिटेल में आ सकती है। ठीक है, इसे ही हम रिक्वायरमेंट मॉडलिंग कहते हैं। डिजाइन मॉडलिंग प्रिंसिपल होता यह है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, यानी मैं अलग अलग फेजेस बता रहा हूं आपको ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के, तो हम रिक्वायरमेंट ले लेते हैं यूजर से, उसकी जानकारी ले लेते हैं हमें क्या क्या करना है। फिर हम थोड़ी प्लानिंग करते हैं, ये थोड़ा बड़े लेवल का काम है कि भाई हमारा कॉस्ट क्या होगा, बजट क्या होगा, ये सब चीजें, कितने लोगों को किस काम में लगाना है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है डिजाइन, या आप कहें मॉडलिंग डिजाइन, और उसके बाद फिर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर डिप्लॉयमेंट करते हैं। तो आप देखें जो कंस्ट्रक्शन है, जो सारा दारोमदार है कोडिंग और इंप्लीमेंटेशन का या टेस्टिंग का, वो सारा का सारा किस पे है, किसके कंधों पर है, मॉडलिंग पे। तो सॉफ्टवेयर का जो डिजाइन मॉडल है वो एक तरीके से, अगर आप कोई वास्तुकार है, कोई आर्किटेक्ट है जो घर बनाता है उसके वो घर जो बनाएगा, उसके लिए मॉडल बनाएगा, उसकी तरह आप समझ लीजिए। सबसे पहले क्या होता है कि वो एक 3D मॉडल बना के दिखाता है। अगर कोई एक आर्किटेक्ट है जिसके पास आप गए कि भाई हमें ये घर बनाना है, तो आर्किटेक्ट क्या करेगा, सबसे पहले एक मॉडल बना के देगा, और मॉडल में वो हर जगह बताएगा कि यहां पर क्या होगा। जैसे आप यहां पर देखिए, पूरी तरीके से बताया गया है कि कहां पर बाथरूम होगा, कहां पर पार्किंग होगी, कहां पर प्लम्बिंग, मतलब जब नल कहां कहां लगेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहां कहां लगेगी। तो डिजाइन मॉडल जो है वो अलग अलग तरीके से, या डिजाइन मॉडल के तरीके कई आयामों से गुजरते हैं, या फिर कई आयामों से वो इफेक्ट होते हैं। जैसे डिजाइन मॉडल के तरीके ये डेटा ड्रिवन हो सकते हैं, या डिजाइन मॉडल का तरीका जो अपना आएंगे वो पैटर्न ड्रिवन हो सकते हैं, या डिजाइन मॉडल के तरीके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जब आप डिजाइन मॉडल या फिर इस तरीके से सॉफ्टवेयर का मॉडल बनाने वाले हैं या सॉफ्टवेयर का डिजाइन बनाने वाले हैं, तब उसके पीछे आपके दिमाग में मेन मुद्दा क्या रहेगा। डेटा अगर रहा कि भाई डेटा के हिसाब से बनाना है, तो आपको यहां बताना पड़ेगा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं। यानी जो भी डेटा स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करेगा कि आपके प्रोग्राम का आर्किटेक्चर कैसे होने वाला है। आर्किटेक्चर बेसिकली प्रोग्राम का स्केलेटन होता है, कौन से कंपोनेंट लगने वाले हैं, कंपोनेंट लाइब्रेरी या फिर कोई पार्ट, कोई एक फंक्शन या ग्रुप ऑफ फंक्शन, मॉड्यूल, इसको हम कंपोनेंट कहते हैं। डिजाइन मॉडल अगर ये पैटर्न इसको गाइड कर रहा है, आपके जो मेथड आप या जो तरीके अपना रहे हैं उसके पीछे पैटर्न ड्रिवन है, तो यहां पर क्या करेंगे,
ये जो रिक्वायरमेंट मॉडल हमने बनाया है, यहां पर हमने रिक्वायरमेंट मॉडल बनाया होगा ना, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट मॉडल बनाना ही रिक्वायरमेंट गैदरिंग से ही निकल के आता है। तो रिक्वायरमेंट मॉडल से ही आप निकालते हैं कि भाई आर्किटेक्चर स्टाइल कैसा होगा हमारा। आर्किटेक्चर अलग अलग तरीके का हो सकता है, और प्रोसेसिंग पैटर्न क्या होंगे हमारे। पैटर्न का मतलब क्या होता है, हमारा तरीका क्या होगा कि डेटा कैसे प्रोसेस होने वाला है और किस आर्किटेक्चरल स्टाइल में होने वाला है, क्योंकि अलग अलग आर्किटेक्चर हो सकते हैं। क्या होता है कि अभी लेयर आप बात करें कि कभी कभी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो 3 लेयर में बनते हैं, 4 लेयर में बनते हैं, ऐसे मल्टीपल लेयर में बनते हैं। अगर आपका डिजाइन मॉडल के तरीके जो आपने अपनाए हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। अब क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि आप पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, और प्रॉब्लम को समझने के बाद हम क्लासेस बनाते हैं, और इन क्लासेस के फिर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ही इन क्लासेस के अंदर जो फंक्शन और वेरिएबल है उनको एक्सेस करते हैं, उन पे काम करते हैं। तो यहां पर यूजिंग प्रॉब्लम डोमेन ऑब्जेक्ट सेज ड्राइवर, तो ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बताया ना, ऑब्जेक्ट जो कुछ नहीं होता है, बस ये इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है जिसके पास सारा फंक्शन और वेरिएबल को एक्सेस करने की ताकत होती है। तो यहां पर आप ऑब्जेक्ट के तहत चलेंगे और क्या उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन सा हमें डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, हमको लिंक लिस्ट लेना है, हमको डेटा स्ट्रक्चर में कौन सा लेना है, और क्या क्या फंक्शंस हमको यहां पर लगाने हैं। जितने भी डिजाइन मॉडल हैं या डिजाइन मॉडल को बनाने के तरीके हैं जो भी आप अपनाने वाले हैं, जिस समय आपको डिजाइन बनाना होगा, क्योंकि यही आगे कोडिंग में तब्दील होने वाला है, उसके पीछे एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, कौन से सिद्धांत आपको फॉलो करने हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। पहला है डिजाइन मॉडल शुड बी ट्रेसेबल टू द रिक्वायरमेंट्स मॉडल। होता यह है कि हम रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं, जिसे हम कम्युनिकेशन पार्ट कहते हैं। यहां पर हम मॉडलिंग कर रहे हैं, बीच में प्लानिंग थी। तो ये जो मॉडल आप बना रहे हैं वो सारे के सारे रिक्वायरमेंट के साथ लिंक होने चाहिए कि ये मॉडल इस रिक्वायरमेंट के कारण बनाया गया है, यूजर की ये जरूरत थी, उसके हिसाब से हमने ये मॉडल बनाया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो रिक्वायरमेंट मॉडल क्या होता है, रिक्वायरमेंट मॉडल जब भी आप बनाते हैं, बेसिकली जो यूजर की रिक्वायरमेंट है, यूजर ने कहा मुझे 50 चीजें आपको बता दी कि मुझे ये चाहिए, तो वही तो रिक्वायरमेंट हुए। अब जो रिक्वायरमेंट मॉडल है वो क्या बताता है, वो आपको बताता है कि भाई इंफॉर्मेशन डोमेन यानी कि डेटा आप कौन सा यूज करने वाले हैं, कौन कौन से फंक्शन उसका वो चाहता है, सिस्टम कैसे बिहेव करने वाला है, सिस्टम बिहेवियर बताएगा वो, और बेसिकली क्या होगा कि इसी से आपका निकल के आएगा कितनी क्लासेस होंगी, उसके अंदर कौन से हम फंक्शन डालने वाले हैं। ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट मॉडल से ही निकल के आती है। तो जो डिजाइन मॉडल है वो क्या करता है, वो ये जो रिक्वायरमेंट मॉडल से निकली हुई इंफॉर्मेशन है उसी को डिजाइन मॉडल अपने अपने मॉडल के बनावट से प्रदर्शित करता है। समझ गया? तो रिक्वायरमेंट मॉडल के बेसिस पे ही ये डिजाइन मॉडल इसी रिक्वायरमेंट को या ये कहें कि इसी इंफॉर्मेशन को तब्दील करता है। किस पे तब्दील करेगा कि कौन सा आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं आगे चल के। अभी ये बस ये समझिए कि पूरा एक खाका तैयार करेगा, जितने भी मेजर फंक्शंस होंगे वो तैयार करेगा, और कौन कौन से आपके कंपोनेंट लगने वाले हैं इन क्लासेस को डिफाइन करने के लिए या रियलाइज करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, वो ये डिजाइन मॉडल आपको बता देगा। दूसरी चीज इसमें आती है ऑलवेज कंसीडर द आर्किटेक्चर ऑफ द सिस्टम टू बी बिल्ड। अब आर्किटेक्चर जैसे मैंने आपको बताया ये सॉफ्टवेयर या सिस्टम का स्केलेटन होता है, खाका होता है। जैसे शरीर का एक स्केलेटन होता है ना, उसके अंदर फिर कहां पर आपका लिवर आएगा, कहां पर आपका इंटेस्टाइन आएगा, ये बाद में जब बढ़ता है बच्चा तब ये डेवलप होते हैं। इसी तरीके से डिजाइन जो है वो आर्किटेक्चरल कंसिडरेशन से शुरू होते हैं, कौन सी चीज कहां फिट करनी है, कौन सी चीज कहां काम करेगी, और उसके बाद ही हम कंपोनेंट बता सकते हैं। कंपोनेंट जैसे एक शरीर का स्केलेटन हो गया आपका आर्किटेक्चर, और उसके अंदर आप जो जो चीज जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए हार्ट कहां लगना है, आईज कहां लगनी है, वो सब कंपोनेंट हो गए आपके। डिजाइन ऑफ डेटा इज एज इंपॉर्टेंट एज डिजाइन ऑफ प्रोसेसिंग फंक्शन। अब होता क्या है, हम सीधा फंक्शन पे शुरू हो जाते हैं। मतलब एक क्लास बनाई हमने, उसके हम अंदर देखते हैं क्या फंक्शन होने चाहिए, क्या वेरिएबल होने चाहिए, ये हम देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते कि डेटा क्या है। देखिए डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, डेटा स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, डेटा का फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जितना अच्छा आप डेटा पे ध्यान देंगे, हम कौन सा तरीके का डेटा यूज करेंगे। मान लीजिए आप स्टैक यूज करना चाहते हैं, वहां लिंक लिस्ट आप यूज कर रहे हैं, जहां पर कोई और डेटा स्ट्रक्चर यूज करना चाहते हैं वहां कुछ और यूज कर लिया आपने। तो यहां डेटा पे बड़ा इंपॉर्टेंस आपको देना है। अगली चीज जो इसमें आती है वो है इंटरफेसेस, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मस्ट बी डिजाइन विद केयर। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको।
मान लीजिए ये आपका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर, वेब ऐप या जो भी आप इसको कह लें, वेबसाइट कह लें, या जो भी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, यहां पर ये सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होंगे और ये बाहर किसी न किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा। ऐसे बहुत कम सॉफ्टवेयर देखेंगे जो डेटाबेस से या नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे होंगे। तो इसके बीच में आपकी इंटरफेसिंग है। ये जो इंटरफेसिंग है इसकी भी डिजाइन आपको बहुत अच्छी तरीके से करना होगी, और इसी के बाद अगर आप अच्छे से डिजाइन नहीं करेंगे तो फिर वैलिडेट कैसे कर पाएंगे, मतलब आगे आप टेस्ट कैसे कर पाएंगे। अगला आता है यूजर इंटरफेस डिजाइन शुड बी ट्यून टू द नीड ऑफ द एंड यूजर, हाउएवर इन एवरी केस इट शुड स्ट्रेस ईज ऑफ यूज। देखिए, जितने भी वर्ल्ड में सॉफ्टवेयर या ऐप जिनका बहुत नाम हुआ है, जैसे अमेज़न वाला देख लीजिए आप, जब आप यूज करते हैं इसे तो आपको बड़ी ईज होती है। एक बार आपको क्रेडिट कार्ड या डिटेल देना होता है, वो हमेशा के लिए उसको ले लेता है सेफली। उसके बाद जैसे ही आप कुछ खरीदते हैं आपको और सारे वो ऑप्शन भी दे देता है, उसमें आपको बहुत सारे कूपन्स मिल जाते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि यूजर इंटरफेस इतना आसान होता है कि यूजर इस पे बार बार जाने की कोशिश करता है। आपने अंदर क्या फंक्शन बनाए हैं, आपने बेहतरीन डेटा स्ट्रक्चर यूज किया है, आपने क्या बढ़िया आर्किटेक्चर बनाया है, इतना बढ़िया बेहतरीन काम किया है, लेकिन अगर आपने इसका इंटरफेस डिजाइन ठीक से नहीं बनाया, यानी कि यूजर को जो दिखने वाला है वो अगर साफ सुथरा, क्लीन, अच्छे कलर में या फिर फ्रेंडली नहीं है, तो यूजर इसे कहेगा अरे यार ये सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं है। कंपोनेंट लेवल डिजाइन शुड बी फंक्शनली इंडिपेंडेंट। अब इसमें दो चीजें मैं लाऊंगा, पहले इसको मैं बता देता हूं, और दूसरा है कंपोनेंट शुड बी लूजली कपल्ड टू वन अनदर एंड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इन दोनों को बहुत अच्छे से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, होता यह है कि आपने एक फंक्शन बनाया, मान लीजिए कोई काम ये कर रहा है, डेटाबेस से कनेक्टिविटी ले रहा है। एक फंक्शन बनाया जो नेटवर्क का काम करता है, जिसमें आपने टीसीपी और यूडीपी इंप्लीमेंट कर रखा है। अब होता यह है कि या फंक्शन कहें या मॉड्यूल कह लें इसको, फंक्शन या मॉड्यूल, या फिर आप इसको कंपोनेंट भी कह सकते हैं। जो मेन ये 6 और 7 पॉइंट ये कह रहे हैं कि जो ये मॉड्यूल बनाया है जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी का काम कर रहा है, ये केवल डेटाबेस से कनेक्टिविटी का काम करे, इसमें कहीं भी नेटवर्क का कोई काम ना हो। यानी कि इसके अंदर जो काम हो रहा है वो केवल डेटाबेस का काम हो, यानी कि इसकी जो भी लाइनें होंगी, कोड होंगे, जो भी कुछ होगा, उसमें बहुत बढ़िया कोहेजन होना चाहिए। कोहेजन मतलब एक रूपता, समरूपता होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम इस पे, कपलिंग पे आते हैं। कपलिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए एक मॉड्यूल डेटाबेस पे काम कर रहा है, एक मॉड्यूल में आपने टीसीपी, यूडीपी और तमाम तरह के नेटवर्किंग लेयर के हिसाब से इंप्लीमेंट किया हुआ है। जब इन दोनों के बारे में बात होगी तो आपस में इनके बीच में क्या इंटरडिपेंडेंसी, क्योंकि काम तो एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर करेंगे, इनके बीच में इंटरडिपेंडेंसी जिसको हम कपलिंग कह रहे हैं, वो शून्य होनी चाहिए, नाम मात्र होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो कहने का मतलब जैसी कपलिंग बढ़ेगी एरर बढ़ेंगे, ठीक है, मेंटेनेबिलिटी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो कोहेसिवनेस किसी एक फंक्शन या मॉड्यूल में बहुत तगड़ी होनी चाहिए, लेकिन दो मॉड्यूल के बीच में, दो अलग अलग कामों के बीच में कपलिंग कम से कम होनी चाहिए। अगली बात इसमें आती है डिजाइन रिप्रेजेंटेशंस मॉडल शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल। ये तो सभी के साथ है, अगर आप किसी के सामने कॉम्प्लेक्स चीज प्रेजेंट करेंगे वो नहीं समझ पाएगा। मॉडल्स जितने आसान होंगे, जितने इजी होंगे, उतना अच्छा उसका इंप्लीमेंटेशन हो पाएगा। द डिजाइन शुड बी डेवलप्ड इटरेटिवली। अब हम क्या करते हैं कि भाई डिजाइन बना लेते हैं और उसी के बाद सीधा कंस्ट्रक्शन पे चले जाते हैं। बात यह है कि डिजाइन को एक इटरेशन या फिर एक चक्र में चलाइए, मतलब एक बार इसको करिए, फिर आपने इसको रिव्यू करवाइए। इसमें बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं, कोई ओमिशन हो सकता है, एम्बिग्विटी हो सकती है, कई तमाम चीजें हो सकती हैं जिसको आपको दूर करना जरूरी है ताकि आपका कंस्ट्रक्शन या कोडिंग अच्छे से हो सके। क्रिएशन ऑफ अ डिजाइन मॉडल शुड नॉट प्रिक्लूड एन अजाइल अप्रोच। इसका मतलब क्या हुआ कि जी देखिए, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये कहता है कि कम से कम डिजाइन होना चाहिए। वो ये भी कहता है कि जो कोड बना रहे हैं आप वही डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन है, डिजाइन मॉडल की आवश्यकता बहुत ही कम है। ठीक है, कई जगह तो आपका केवल छोटे से डिजाइन से काम चल जाता है। तो हम क्या करते हैं, कोड के अंदर डॉक्यूमेंटेशन देते हैं। कई बार ये होता है कि भाई इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत मॉडलिंग तो जरूरी है। ओके, डिजाइन मॉडल ये आपको बताता है कि जब आपने डिजाइन बनाया होगा तो आपकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट के समय बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी,
तो डिजाइन क्या करता है, उस रिक्वायरमेंट की कांट-छांट करता है। कांट-छांट मतलब कि जो अननेसेसरी चीज यहां पर दिमाग में आती है उसको दूर करके वो एक आपके सामने मॉडल प्रस्तुत कर देता है। तो इसीलिए डिजाइन जो है वो जरूरी हो जाता है। कोई भी सामान वस्तु अब जब आप लेते हैं तब उसे अच्छा कब कहते हैं, जब उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, राइट। जब आप ये सारे प्रिंसिपल्स जो डिजाइन मॉडलिंग प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए, तो आप ये देखेंगे कि जिस डिजाइन के कारण क्वालिटी फैक्टर ये भी निकल के आते हैं और इसी डिजाइन प्रिंसिपल से क्वालिटी को रास्ता मिलता है। कौन कौन से क्वालिटी फैक्टर्स हो सकते हैं, कौन कौन से गुणवत्ता वाले आप फीचर कहें, फैक्टर कहें। एक्सटर्नल क्वालिटी फैक्टर्स होते हैं कुछ और इंटरनल क्वालिटी फैक्टर्स होते हैं। अब इंटरनल क्वालिटी और एक्सटर्नल क्वालिटी में अंतर ये है, एक्सटर्नल क्वालिटी फैक्टर यूजर एकदम से देख लेता है, कितनी तेज चल रहा है सॉफ्टवेयर, कितना रिलायबल है, बार बार क्रैश तो नहीं हो रहा, जो मैंने मांगा था वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मैं जब काम कर रहा हूं तो मुझे ईजीनेस हो रही है कि नहीं हो रही है। इसी तरीके से इंटरनल क्वालिटी फैक्टर जो गुणवत्ता के फैक्टर होते हैं वो यूजर को दिखते तो नहीं है, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम हाई लेवल डिजाइन बनाएंगे या हाई क्वालिटी डिजाइन बनाएंगे या फिर इंप्लीमेंटेशन में जाएंगे, तो अगर इंटरनल क्वालिटी फैक्टर आपने ध्यान में नहीं रखे हैं तो सॉफ्टवेयर का इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा। मैंने कुछ यहां पर आपको बताने की कोशिश की है। लिविंग मॉडलिंग प्रिंसिपल्स, अब ये क्या होते हैं? लिविंग मॉडलिंग का मतलब ये होता है कि आपको सामने दर्शाना। अब यहां पर एक चित्र मैंने दर्शाया है, ये जो चित्र है इसमें कोई चीज बताने की कोशिश की है। एक ब्रिज कैसा बनेगा, एक ब्रिज कैसा बनने वाला है, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, ये लिविंग मॉडल इलस्ट्रेशन है ना। बहुत पहले जमाने की बात हो गई है, लेकिन ब्रूस आप कहते हैं कि जो लिविंग मॉडल है, मतलब जो जीता जागता आपके सामने एक मॉडल है। ये कौन सा पैराडाइम होता है, ये क्या तरीका होता है? इसमें हम क्या करते हैं कि जो मॉडल बेस्ड डेवलपमेंट है, यानी कि आपने अलग अलग मॉडल बना दिए और ये साथ में प्रबंधन के साथ, मैनेजमेंट के साथ, और क्या क्या काम होने हैं, ऑपरेशन ऑफ सर्विस ओरिएंटेड सिस्टम, क्योंकि बेसिकली सॉफ्टवेयर इज अ सर्विस ओनली मोस्ट ऑफ द टाइम। तो लिविंग मॉडल क्या करता है, जितने भी लोग हैं, अब मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैं जान तो जाऊंगा ना कि भाई मेरा जो ब्रिज है कैसे बनने वाला है। तो इससे क्या होता है कि क्या किस लेवल तक आप गए हैं, किसके बीच में क्या इंटरडिपेंडेंसी है, ये आप समझ सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है इसके, लिविंग मॉडल बनाने के, लिविंग मॉडल को दर्शाने के, और उससे हमें क्या फायदे नुकसान होते हैं। इसमें पहला है स्टेक होल्डर सेंट्रिक मॉडल शुड टारगेट स्पेसिफिक स्टेक होल्डर्स एंड देयर टास्क। अब देखिए, स्टेक होल्डर जो है उसने आपको कोई काम दिया है ना। मान लीजिए आप एक फूड से रिलेटेड, फूड ऑर्डरिंग से रिलेटेड एक आपने बनाया है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि एक कस्टमर होगा जो फिर इसमें ऑर्डर कर पाएगा, लेकिन जिसको ऑर्डर दिया है, जो आपका कहे होटल है या रेस्टोरेंट है, उसके लिए एक इंटरफेस होगा अलग से, वो इसकी तरह नहीं होगा, और जो डिलीवरी बॉय है उसके लिए अलग होगा। तो ये जो स्टेक होल्डर सेंट्रिक है, यहां पर 3 स्टेक होल्डर्स आ गए, है ना। उसके हिसाब से आप मॉडल बताएंगे कि इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये। मॉडल्स एंड कोड शुड बी क्लोजली कपल्ड। अब ध्यान रखिए कि मॉडलिंग आप इसीलिए करते हैं कि उसको देख देख के कोड बनाया जाए, तो वो तो बनना ही बनना है आपको। इसके अलावा बाई डायरेक्शनल इंफॉर्मेशन फ्लो शुड बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन मॉडल एंड द कोड। अब आपने जो मॉडल बना दिया और कोड बना दिया, मॉडल से ही कोड निकलना चाहिए, और कोड जो बन रहा है वो मॉडल को ही इंगित करना चाहिए, इंडिकेट करना चाहिए। कॉमन सिस्टम व्यू शुड बी क्रिएटेड, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि एक पूरा जो सिस्टम है वो फाइनली कैसे दिखने वाला है, वो भी आपको लिविंग मॉडलिंग प्रिंसिपल है इसका। द इंफॉर्मेशन इन द मॉडल शुड बी परसिस्टेंट टू अलाउ ट्रैकिंग ऑफ सिस्टम चेंजेस। अब मॉडल तो आपने बना दिया, लेकिन इस मॉडल में आप जब चेंज करेंगे तो तमाम जगह चेंज होंगे, क्योंकि कोडिंग में भी चेंज होगा, जाके आपके रिक्वायरमेंट में भी चेंज होगा, ये भी आपको देखना है। इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ मॉडल मस्ट बी वेरीफाइड। अब मॉडल आप जैसे कहा कि भाई हायरार्किकल बनाना है, तो जिस लेवल पे बनाया है इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रहा है और वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। एक जगह वो पता चला कि अनसाइन इंटीजर, अगली जगह जाके वो कुछ और फ्लोटिंग डेटा टाइप में चेंज हो जा रहा है। ईच मॉडल एलिमेंट हैज असाइन स्टेक होल्डर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया, अलग अलग स्टेक होल्डर है ना, इसके कुछ राइट होंगे जो इसके पास नहीं होंगे, इसके कुछ राइट होंगे जो इसके पास नहीं होंगे। तो ये राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी आपको प्रदर्शित करना है।
ये 8 प्रिंसिपल है, उसमें 8वां प्रिंसिपल ये है, द स्टेट्स ऑफ वेरियस मॉडल एलिमेंट शुड बी रिप्रेजेंटेड। अब हर बार स्टेट चेंज होगा। मान लीजिए आप कस्टमर है और कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर के बाद अब डिलीवरी शुरू होगी, तो उसका स्टेट क्या होगा? अब इसको क्या दिखना चाहिए? डिलीवरी जब हो जाएगी तब क्या दिखना चाहिए? तो ये सारे आपके लिविंग मॉडलिंग प्रिंसिपल्स में आते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल्स, अब इसकी चर्चा होगी अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।